हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स दोस्तों, जो कि भारतीय इतिहास का है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया दोस्तों। ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी का ही नोट्स है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है दोस्तों मुगलकालीन प्रशासन, समाज, आर्थिक एवं कला। इसके स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों, किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया दोस्तों। तो न्यू एनसीईआरटी जो है क्लास 7 चैप्टर 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, चैप्टर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 वैभव विलास का युग, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 16 मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, और चैप्टर 17 सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां, न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य, चैप्टर 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन प्रशासन। मुगल काल में सरकार की संरचना एवं प्रशासनिक ढांचा मूल रूप से अकबर द्वारा निर्मित एवं निर्धारित था। अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात प्रशासन का पुनर्गठन किया, और मुगल कालीन प्रशासन का वर्णन इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो मुख्य रूप से जो है न मुगल काल को जो है आर्थिक और प्रशासनिक रूप से जो सुदृढ़ किया है, वो कौन किया था दोस्तों? तो अकबर ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन। अकबर ने केंद्रीय प्रशासन तंत्र को विभिन्न विभागों के बीच सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर पुनर्गठित किया, और विभागों के बीच पारस्परिक अंकुश और प्रतिसंतुलन के नियम को लागू किया। अकबर ने केंद्रीय सरकारों के संगठन पर विशेष ध्यान दिया। मुगल कालीन केंद्रीय शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासन संरचना पर ही आधारित थी, लेकिन विभिन्न विभागों के कार्यों को सावधानी के साथ पुनर्गठित किया गया था, और राजकाज के संचालन के लिए नियम भी बनाए गए थे। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत विवरण हम इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों। पहला है बादशाह। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन में बादशाह की स्थिति सर्वोच्च थी। यानी केंद्रीय प्रशासन में सबसे सर्वोच्च कौन होता था दोस्तों? तो बादशाह होता था। आगे देखते हैं। मुगल बादशाह खलीफा की प्रधानता को नहीं मानते थे। यानी मुगल बादशाह जो है खलीफा की प्रधानता को नहीं मानते थे। इसने स्वयं को इस्लामिक कानूनों के अनुसार चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार देकर बादशाह की स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। दूसरा देखते हैं दोस्तों, मंत्री परिषद। मुगल कालीन प्रशासन में मंत्री परिषद बादशाह के प्रशासन की समस्त गतिविधियों को सुविधापूर्वक संचालित करती थी। मंत्री परिषद का सर्वोच्च अधिकारी वजीर होता था तथा राज्य का प्रधानमंत्री होता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो है ना मंत्री परिषद का जो मेन सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था दोस्तों? तो वजीर। और राज्य का जो मेन होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। मध्य एशियाई और तैमूरी परंपरा एक सर्वशक्तिमान वजीर के अंतर्गत थी, जिसके अधीन विभिन्न विभागों के प्रधान कार्य करते थे। वजीर राजा और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी होता है। तो मुख्य कड़ी कौन होता था दोस्तों? वजीर। कालांतर में सैन्य विभाग को वजीर के नेतृत्व से पृथक कर अलग केंद्रीय विभाग बना दिया गया है, जिससे वजीर की शक्ति कमजोर हो गई। न्याय विभाग हमेशा एक पृथक विभाग रहा। इस प्रकार सर्वशक्तिमान वजीर की अवधारणा का त्याग कर दिया गया था। वकील के साथ बैरम खां वजीर पद की शक्तियों का भी उपयोग करता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वकील के साथ जो बैरम खां था वो क्या करता था? वजीर के पद का भी शक्ति का प्रयोग करता था अकबर के समय। आगे देखते हैं दोस्तों, वकील। वकील का शब्द का अर्थ प्रतिनिधि होता है। इसके कार्य, अधिकार आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे तथा मुख्य रूप से इस पद पर आसीन होने वाले अधिकारी पर निर्भर करते थे। यानी जो वकील होता था दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो है अधिकारी पर निर्भर रहता था कि इसे कौन सा वर्क यानी कार्य दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में वकील के पद को समाप्त नहीं किया गया, लेकिन
उसकी सभी शक्तियां समाप्त कर दी गई और वह मुख्य रूप से एक सजावटी पद बन गया था। यह पद समय समय पर महत्वपूर्ण सरदारों को प्रदान किया गया, लेकिन प्रशासन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती थी। यानी जो वकील का पद था वो मुख्य रूप से जो है एक सजावटी पद के रूप में ही बनकर रह गया था दोस्तों मुगल काल में। केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, तो केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी निम्न है दोस्तों। पहला है दीवान। तो दीवान का क्या कार्य रहता था दोस्तों? मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत आय व्यय विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। यानी मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत जो आय व्यय का विभाग का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। अकबर के समय वजीर को दीवान या दीवाने आला कहा जाने लगा। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व विभाग का प्रधान वजीर ही था, परंतु वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जिसका सरदारों के बीच कोई विशेष ऊंचा स्थान होता हो। बहुत से सरदारों के मनसब वजीर के मनसब से भी ऊंचे होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। दीवान आय व्यय के अतिरिक्त खालिसा, जागीर, इनाम भूमि पर भी नियंत्रण रखता था। अकबर के काल में मुजफ्फर खां तुर्बती, टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर, एतमादुद्दौला, असद खां आदि दीवान पद पर आसीन थे दोस्तों। मीर बख्शी, मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारियों में सैनिक विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। यानी सरदारों के संगठन का प्रधान किसे माना जाता था दोस्तों? तो मीर बख्शी को माना जाता था। ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता था दोस्तों। इसलिए इस पद पर केवल प्रमुख सरदारों को ही नियुक्त किया जाता था। मनसबों पर नियुक्ति या तरक्की के लिए सिफारिश मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। राजा द्वारा सिफारिश स्वीकार कर लेने पर वह पुष्टि के लिए दीवान के पास भेजी जाती थी, जो नवनियुक्त मनसबदार के नाम जागीर भी आवंटित करता था। आगे देखते हैं दोस्तों। मीर बख्शी साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान होता था। मीर बख्शी का काम क्या था दोस्तों? तो यह खुफिया और सूचना जो एजेंसी उस समय थी उसका प्रधान होता था दोस्तों। खुफिया अधिकारी को बरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? खुफिया जो अधिकारी होते थे उसे बरीद कहा जाता था, और जो सूचना देने वाले अधिकारी तो होते थे उसे वाक्यान्वीस कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है मुगल कालीन इसमें जो है खुफिया अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था, जबकि सूचना अधिकारी को वाक्यान्वीस कहा जाता था। साम्राज्य के सभी भागों में नियुक्त किए जाते थे और मीर बख्शी का कार्य संबंधित अधिकारियों की सूचना दरबार में सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करना होता था। नेक्स्ट है दोस्तों मीरे समा। मीरे समा का क्या कार्य है दोस्तों? देखते हैं। मुगल कालीन प्रशासन अधिकारियों में मीरे समा तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह सम्राट की गृहस्थी का प्रबंधन करता होता था और जिन सरदारों पर सम्राट का पूर्ण विश्वास होता था उन्हें ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। यह कारखाना प्रभारी होता था, क्योंकि हरम की सारी आवश्यकताएं इन्हीं कारखानों के माध्यम से पूर्ण की जाती थी। राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण आदि इसी अधिकारी की सामान्य देखरेख में हुआ करते थे, और इस पद का नाम दीवाने बयूतात भी था दोस्तों। दीवाने बयूतात। आगे देखते हैं दोस्तों सद्र उस सुदूर। तो ये कौन सा पोस्ट था दोस्तों? देखते हैं। सद्र उस सुदूर न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी बार पूछा भी जा चुका है कि मुगल कालीन प्रशासन में सद्र सुदूर क्या होता था? तो न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उसे काजुल कुज्जात भी कहा जाता था। न्याय विभाग चौथा महत्वपूर्ण विभाग था। आला काजी इस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति को आला काजी और आला सदर दोनों पदों की नियुक्ति भी की जाती थी। आला सदर के द्वारा सभी धर्मार्थ अनुदानों को संपन्न कराया जाता था। इस प्रकार इस पदाधिकारी के हाथों में सत्ता का एक बड़ा भाग होता था और वह लोगों की उपकृत करने की स्थिति में हुआ करता था। आगे देखते हैं दोस्तों। अकबर के आला काजी अब्दुल नबी के भ्रष्टाचार और धन लालुपता में संलिप्त होने के कारण यह पद काफी बदनाम हो गया था। तो अकबर का कौन सा काजी था जो है ना भ्रष्टाचार में फंसा था दोस्तों? तो अब्दुल नबी। आगे देखते हैं दोस्तों। मुगल काल के प्रमुख उच्च अधिकारी। तो मुगल काल के प्रमुख उच्च अधिकारी कौन कौन थे दोस्तों? देखते हैं।
मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर आतिश कौन था दोस्तों? यह शाही तोपखाने का प्रधान होता था दोस्तों। यह मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। यानी मीर आतिश ही सिफारिश करता था जो केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति के लिए। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, साहिब तौजीह यह सैनिक लेखा अधिकारी होता था। दीवाने तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। इसे युद्ध के अफसरों को छोड़कर सामान्यतः सेना का वेतन बांटने का अधिकार होता था। दरोगाई डाक चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरोगाई डाक चौकी ये कौन था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था और यह इसके साथ साथ पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। नेक्स्ट है दोस्तों मीरे अर्ज, यह बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। मीरे बहर क्या है दोस्तों? यह जल सेना का प्रधान होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि है ना, मीरे बहर कौन सा है दोस्तों? तो यह जल सेना का प्रधान होता था और इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना होता था मुगल काल के दौरान दोस्तों। और मीरे तोजक यानी मीरे तुजुक कह भी सकते हैं दोस्तों, यह धर्मानुष्ठान का अधिकारी था। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना होता था। मीरे बर यह वन विभाग का अधीक्षक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मीरे बर क्या था? यह वन विभाग का अधीक्षक था। नाजिरे बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। वाक्यान्विश यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। दोस्तों खुफिया नवीस ये क्या था? ये गुप्त पत्र लेखक होता था जो गुप्त रूप से केंद्र की महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराता था। स्वनिध निगार यह समाचार लेखक होता था। दोस्तों हरकारा यह जासूस और संदेश वाहक दोनों होता था। दोस्तों हरकारा क्या था? तो यह जासूस और संदेश वाहक दोनों होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, वित्तकची अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में दरबार की सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इसकी नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त यह प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। यह अमूल गुजार के अधीन कार्य करता था। नेक्स्ट है परवानची, ऐसे आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है मुशरिफ, यह राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखना है। मुस्तैफी, मुस्तैफी क्या होता था दोस्तों? यह मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा के जांच करता था। आमिल क्या होता था दोस्तों? यह अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में गुजरात, बिहार एवं बंगाल को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में 1 करोड़ आय वाले परगनों की माल गुजारी वसूलने के लिए इसे नियुक्त किया था, जिसे जन साधारण में करोड़ी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुस्तदी यह बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल करता था। और मुहतसिब क्या था दोस्तों? तो यह प्रजा की नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, साथ ही शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने के लिए मुहतसिबों का नियुक्ति की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुहतसिब क्या था? तो मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने के लिए जो है मुहतसिबों की नियुक्ति किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन के आधार पर ही विकसित किया गया था। अकबर ने केंद्रीय सरकारों की भांति प्रांतीय सरकारों के संगठन पर भी विशेष ध्यान दिया। 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा। यानी 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा दोस्तों? 12 सूबों में बांटा। इनमें बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात थे। प्रत्येक सूबे में एक एक सूबेदार, दीवान मीर बख्शी, सदर काजी और वाक्यान्विश आदि को नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार अंकुश और प्रतिसंतुलन के सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया जाता था। तो किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता था दोस्तों? तो अंकुश और प्रतिसंतुलन। इन प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय अधिकारियों की सिफारिश पर की जाती थी। ये सभी अधिकारी संबंधित क्षेत्रों का कार्यभार संभालते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिला सरकार का प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन में सूबा कई सरकारों यानी जिला में बटा होता था।
मुगल काल में जिले के लिए सरकार शब्द का भी प्रयोग किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरकार शब्द मुगल काल में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो जिले के लिए। सरकार के प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। फौजदार, यह जिले में सैन्य बलों का प्रधान होता था। यह जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता था। कौन दोस्तों? तो फौजदार। दूसरा है दोस्तों अमल गुजार, यह मुख्यतः जिले में भू राजस्व संबंधित कार्यों जैसे भू राजस्व का निर्धारण करना, उसे वसूल करना आदि को संपादित करता था। नेक्स्ट है दोस्तों काजी, यह जिले में न्यायिक कार्यों का संपन्न करता था। यह फौजदारी एवं दीवानी के उन मामलों में न्याय करता था जिनमें एक या दोनों पक्ष मुसलमान हो। दूसरा है दोस्तों वितक्ची। वितक्ची एक प्रकार का लिपिक था जो भूमि की पैमाइश, उपज, लगान आदि के कागज संबंधी कार्यों को संपादित करता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खजानदार, यह खजाने की सुरक्षा का कार्य करता था दोस्तों। यह अमल गुजार के अधीन होता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों परगना प्रशासन। प्रत्येक सरकार में अनेक परगना होते थे। सरकार यानी दोस्तों जिला में अनेक परगने होते थे। अकबर के काल में परगना पूर्ववत रहा। परगना के अंतर्गत प्रशासन के निम्न अधिकारी शामिल होते थे दोस्तों। पहला है सिकदार, यह परगना का प्रमुख अधिकारी होता था और इसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूली संबंधी कार्यों में आमिल की सहायता करना होता था काम दोस्तों सिकदार का। दूसरा है दोस्तों आमिल, यह परगने का वित्त अधिकारी होता है। परगने का वित्त अधिकारी कौन होता था दोस्तों? तो आमिल होता था। यह किसानों से भू राजस्व वसूली संबंधी कार्यों को संपादित करता था। आगे देखते हैं दोस्तों कानून गो, यह परगने एवं गांवों का सीमांकन करता था और दस्तावेजों की देखभाल करता था। यह परगने के पटवारियों का प्रधान होता था। कानून गो जो है यह परगने के पटवारियों का प्रधान होता था। कारकुन, यह परगने का क्लर्क होता था जो हिसाब किताब संबंधी कार्यों का लेखा जोखा रखता था। फौजदार, यह परगने का खजांची यानी कोषागार प्रभारी तथा परगने के खजानों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व फौजदार का ही होता था। आगे देखते हैं दोस्तों ग्राम प्रशासन। मुगल कालीन स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत गांव को मावदा अथवा डी कहा जाता था। तो गांव को क्या कहा जाता था दोस्तों? मावदा अथवा डी कहा जाता था। और जिले को क्या कहा जाता था? सरकार। मावदा में कई छोटी बस्तियां होती थी जिसे नागला कहा जाता था। शाहजहां ने सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक इकाई स्थापित की थी और ग्राम प्रशासन के अंतर्गत निम्न अधिकारी शामिल होते थे। तो चकला नाम का अधिकारी किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो शाहजहां ने इकाई स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं ग्राम प्रधान, यह मुकद्दम या चौधरी कहलाता था जो गांव की शांति व्यवस्था को बनाए रखता था। यह भू राजस्व अधिकारियों की भू राजस्व वसूलने में सहायता करता था तथा बदले में इसे दस्तूरी यानी कमीशन के रूप में भू राजस्व का 2.5% हिस्सा प्राप्त होता था। इसे नानकार भी कहा जाता था। पटवारी, यह गांव की समस्त भूमि का विवरण रखता था और इसे दस्तूरी यानी कमीशन के रूप में 1% हिस्सा मिलता था। यह राजस्व विभाग का सबसे निम्न स्तर का अधिकारी होता था। तो राजस्व विभाग का सबसे निम्न स्तर का अधिकारी कौन होता था दोस्तों? तो पटवारी होता था। आगे देखते हैं न्याय व्यवस्था। तो मुगल काल में न्याय व्यवस्था किस रूप में चलती थी दोस्तों? तो मुगल न्याय व्यवस्था मूलतः इस्लामी न्याय व्यवस्था थी जिसका आधार कुरान, हदीस, इजमा तथा कयास थे। अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता था। जीवन यानी जन, धन, सम्मान यानी नायस और विश्वास यानी दीन का। मुगल कालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बादशाह सर्वोच्च न्याय अदालत था। वह खुले दरबार में न्याय करता था तथा उसकी सहायता के लिए प्रधान, काजी, मुहतसिब आदि उपस्थित रहते थे। दीवानी मामलों में हिंदुओं के मुकदमे हिंदू कानून तथा मुसलमानों के मुकदमे मुस्लिम कानून के आधार पर निपटाए जाते थे। लेकिन यदि किसी दीवानी मुकदमे में दोनों पक्ष शामिल होते थे तो निर्णय का आधार मुस्लिम कानून होता था, जबकि फौजदारी मामले में निर्णय मुस्लिम कानूनों के आधार पर ही दिया जाता था। गैर धार्मिक मामलों में मुकदमों की सुनवाई मीरे अदल करता था। तो गैर धार्मिक मामलों के मुकदमों की सुनवाई कौन करता था दोस्तों? तो मीरे अदल करता था। आगे देखते हैं दोस्तों विभिन्न मुगल शासकों के न्याय के दिन निर्धारित थे। जैसे अकबर गुरुवार
को जहांगीर मंगलवार को और शाहजहां और औरंगजेब बुधवार को न्याय करते थे। तो अकबर किस दिन करता था दोस्तों? तो गुरुवार को, जहांगीर मंगलवार को, शाहजहां और औरंगजेब बुधवार को न्याय करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मुद्रा व्यवस्था क्या थी मुगल काल की। तो बाबर ने काबुल में चांदी की सारूखी तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए। दाम सामान्य रूप से प्रचलित सिक्का था। तो मुगल काल में जो दाम है वो सामान्य रूप से प्रचलित सिक्का था, लेकिन बाबर ने काबुल में जो है सारूखी सिक्के जो कि चांदी के थे तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए थे। अकबर ने सोने, चांदी, तांबे के विभिन्न तौल एवं मूल्यों के सिक्के चलाए और उनके पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया। संसव अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। तो संसव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन था? संसव था। अकबर द्वारा जारी की गई मोहरा और इलाही सोने की सिक्के थे, जबकि रुपया एवं जलाली चांदी के सिक्के थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि अकबर द्वारा जो जारी की गई मोहर और इलाही जो थे वो सोने के सिक्के थे। मोहर और इलाही किसके थे? सोने के सिक्के थे, जबकि रुपया और जलाली चांदी के सिक्के थे दोस्तों। जहांगीर के काल के सिक्के सर्वाधिक श्रेष्ठ सिक्के थे। निसार चांदी का सिक्का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मुगल कालीन व्यवस्था में निसार किस चीज़ का सिक्का था दोस्तों? तो चांदी का सिक्का था। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा चला गया था, जिसका प्रचलन जहांगीर के काल में था। शाहजहां ने रुपया एवं दाम के मध्य एक सिक्का आना चलाया। तो सिक्का आना किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? तो शाहजहां के द्वारा चलाया गया। 1 रुपये में 16 आना होता था। औरंगजेब अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया। पूछा जाता है दोस्तों कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया था? तो वो औरंगजेब था। इसके कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बकी साहबाई द्वारा रचित पद अंकित थे। इसके कुछ सिक्कों पर ध्रुपद के पद अंकित थे। मुगल काल में सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब के काल में थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है कि मुगल काल में सबसे ज़्यादा टकसालों की संख्या किसके काल में थी? तो औरंगजेब के काल में थी। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्व व्यवस्था। मुगल काल में भू राजस्व तथा अन्य प्रकार के कर राजस्व के स्रोत थे। इनमें मुसलमानों से वसूला जाने वाला जकात कर, संपत्ति का 2.5% तथा गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला जजिया कर शामिल था। तो जकात क्या था दोस्तों? ये मुसलमानों से लिया जाता था, जो कि संपत्ति का 2.5% होता था दोस्तों, जबकि गैर मुसलमानों से जो वसूला जाने वाला कर था वो क्या था दोस्तों? जजिया था। इसके अतिरिक्त खुम्स जो होता था वो लूट का माल होता था दोस्तों, उसे भी राजस्व का स्रोत माना जाता था। अकबर ने विवाह की रजिस्ट्री की प्रथा चलाई एवं उस पर शुल्क लगाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कौन से मुगल शासक ने विवाह की रजिस्ट्री की प्रथा चलाई थी? तो वो किसने चलाई थी? अकबर के द्वारा चलाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली। मुगल काल में पैमाइश यानी मापना, जिसे जब्ती कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भूमि को मापा जाता है तथा इसमें जोते या बोए गए क्षेत्र की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है। अकबर ने पैमाइश की इस प्रणाली को लाहौर से इलाहाबाद यानी अब जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों तक और मालवा तथा गुजरात में लागू किया था दोस्तों। अकबर के अधीन राजस्व निर्धारण की और भी प्रचलित प्रणालियाँ थीं, जिनमें बटाई या गल्ला बख्शी मुख्य थी। इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के मध्य बांट दी जाती थी। कुछ परिस्थितियों में किसानों को जब्ती और बटाई के मध्य चयन की भी सुविधा प्रदान की जाती थी। बटाई के अंतर्गत किसानों को जिन्स या नकद में अदायगी करने की छूट दी जाती थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, कपास, तिलहन, गन्ना आदि की फसलों के मामले में राज्य सामान्य रूप से नगद अदायगी चाहता था, इसलिए इन्हें नगदी फसल कहा जाता था। कौन कौन सा दोस्तों? कपास, तिलहन, गन्ना। यह अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक प्रणाली थी, नसक अथवा नस्क। इस प्रणाली में किसान द्वारा पूर्व में किए जाने वाले राजस्व के आधार पर उसकी मौजूदा देनदारी के विषय में लगाया गया विवरण होता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे विद्वानों ने
कनकूत या आकलन कहा है। इस व्यवस्था में अनुमान को आधार मानकर जमीन की माप की जाती थी और खड़ी फसल को देखकर पैदावार का आकलन किया जाता था। कृषि भूमि की कोटियां, आगे देखते हैं दोस्तों। कृषि भूमि की कोटियों को निम्न रूपों में बांटा गया है। पोलज, जिस भूमि पर लगभग प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत यह सर्वश्रेष्ठ भूमि मानी जाती थी। तो पोलज क्या होता था दोस्तों? जिस पर हर वर्ष जो है फसल यानी कृषि की जाती थी। प्रति भूमि, जिस भूमि पर कृषि नहीं की जाती थी उस भूमि को प्रति कहा जाता था। इस भूमि को कुछ समय के लिए उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति छोड़ा जाता था। हालांकि इस भूमि को का पूरा राजस्व कर देना पड़ता था। चाचर, जो भूमि लगातार 2-3 वर्ष प्रति रहती थी उसे चाचर कहा जाता था। और चौथा है दोस्तों बंजर, जो भूमि 5 या उससे अधिक समय तक कृषि में के उपयोग में नहीं लाई जाती थी दोस्तों, उसे बंजर कहा जाता था। इस भूमि पर 5वें या 8वें वर्ष से पूरी या पोलज दर से राजस्व अदायगी करनी पड़ती थी। आगे देखते हैं दोस्तों दहसाला प्रणाली। तो दहसाला प्रणाली क्या था दोस्तों? अकबर ने गुजरात विजय जो कि 1573 में किया, उसके पश्चात भू राजस्व की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना प्रारंभ किया। पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम से जाने वाले अमले भर्ती किए गए, जिन्हें 1 करोड़ दाम तत्कालीन 2,50,000 रुपये वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, साथ ही वे कानूनगों द्वारा भेजे गए तथ्यों के आंकड़ों का भी जांच करते थे। वास्तविक उपज, स्थानीय कीमतों, उत्पादकता आदि के विषय में कानूनगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अकबर ने एक नई प्रणाली प्रारंभ की जिसे दहसाला प्रणाली कहते हैं, और वो 1579 ईस्वी में लागू किया। किसने दहसाला प्रणाली लागू किया दोस्तों? अकबर के द्वारा नई प्रणाली लागू किया गया। और कब किया गया दोस्तों? तो 1579 ईस्वी में। इस प्रणाली के अंतर्गत पिछले 10 वर्ष के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उनकी औसत कीमतों का अनुमान लगाया गया और औसत उपज का 1/3 भाग राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया दोस्तों। लेकिन राजस्व को नगद के रूप में वसूल किया जाना निर्धारित किया गया। दहसाला प्रणाली को टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दहसाला प्रणाली ही किस नाम से जाना जाता है? टोडरमली व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टोडरमल अकबर के काल में एक राजस्व अधिकारी था। उसने शेरशाह के अधीन भी कार्य किया था। तो पूछता है दोस्तों, कौन ऐसा जो अधिकारी था जो शेरशाह के अधीन कार्य करता था और फिर बाद में अकबर के अधीन भी कार्य करने लगा? तो वो कौन था? टोडरमल। आगे देखते हैं दोस्तों सैन्य व्यवस्था। मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था। मध्यकाल के अन्य राज्यों की भांति मुगल साम्राज्य सैन्य शक्ति पर आधारित था। मुगलों ने एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना रखी थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल, तोपें, ऊंट एवं हाथी आदि शामिल थे। मुगल सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा घुड़सवार सेना थी। घोड़ों पर सवारों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए अकबर ने 1574 ईस्वी में दाग प्रथा यानी घोड़ों को दागने तथा तसहिया प्रथा यानी सैनिकों का हुलिया रखना प्रारंभ की थी। कब किया था दोस्तों? तो 1574 में दाग प्रथा तथा तसहिया प्रथा। अकबर ने दाग प्रथा का नया रूप प्रदान करने हेतु घोड़े को दाग लगाने की परंपरा प्रारंभ की। इन 2 दागों में एक शाही दाग तथा दूसरा मनसबदार का दाग होता था। घोड़ों पर हाथियों को दागने हेतु अकबर ने दागे मोहाली नामक पृथक विभाग की स्थापना की। तो दागे मोहाली क्या था दोस्तों? तो हाथियों को दागने के लिए जो है, घोड़े और हाथियों को दागने के लिए अकबर के द्वारा एक पृथक विभाग बनाया गया था, दागे मोहाली। आगे देखते हैं दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा लागू की गई। इसके अंतर्गत सरदारों को 10,100 से लेकर 5,000 तक के मनसब प्रदान किए जाते थे। 5,000 से अधिक का मनसब शाही परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाता था। शाही परिवार से बाहर के अजीज, कोका तथा मान सिंह को 7,000 मनसब प्रदान किए गए थे। अजीज, कोका और मान सिंह को ही सिर्फ 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था।
आगे देखते हैं, मुगलों के अधीन विकसित मनसबदारी प्रथा एक विलक्षण और विशिष्ट व्यवस्था थी, जिसका भारत से बाहर ऐसी किसी प्रचलित व्यवस्था से पूर्ण साम्य नहीं था। मनसबदारी प्रथा का मूल चंगेज खां की सैन्य व्यवस्था में देखा जा सकता है, जिसने अपनी सेना का संगठित दार्शनिक प्रणाली के आधार पर किया था। कमान की सबसे छोटी इकाई 10 थी, सबसे बड़ी तोमान 10,000 की, जिसके सेनापति को खान कहा जाता था। मंगोल प्रणाली ने दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को भी प्रभावित किया, क्योंकि सल्तनत काल में क्रमशः 100 और 1000 सिपाहियों के नायक की चर्चा मिलती है। 100 सिपाहियों का नायक सादी तथा 1000 सिपाहियों का नायक हजारा कहलाता था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत 500 जात से नीचे दर्जे के लोग मनसबदार, जबकि 500 से 2500 तक की जात वाले लोग अमीर कहलाते थे, तथा 2500 ऊपर जात वाले अमीर उम्दा कहलाते थे जब या उम्दाए आजम कहलाते थे। लेकिन कभी कभी तीनों दर्जों के लिए मनसबदार का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगलकालीन मनसबदार अपने वेतन में से निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़ों, हाथियों और भारवाही पशुओं जैसे ऊँटों, खच्चरों और गाड़ियाँ आदि पर होने वाले खर्चों का पूरा करते थे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए मनसबदारों को अच्छे वेतन दिए जाते थे। 5,000 मनसबदारी को वेतन 30,000 यानी 3,000 को 17,000 और 1,000 को 8,200 तक दिए जाते थे। वेतन का 1/4 भाग परिवहन दल पर खर्च किया जाता था दोस्तों। इसके अतिरिक्त मुगल मनसबदार विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवा संवर्ग का सदस्य होता था दोस्तों। मुगलकालीन समाज मुख्य रूप से निम्न, मध्य और उच्च वर्ग 3 वर्गों में बटा हुआ था। निम्न या जनसाधारण वर्ग में किसान, मजदूर, दस्तकार, नौकर, दास, भिखारी आदि शामिल थे। मध्य वर्ग में व्यापारी, वैद्य, लेखक, मध्य स्तरीय अधिकारी, आर्थिक नेता आदि शामिल थे। उच्च वर्ग में शासक वर्ग के लोग शामिल थे। मुगलकालीन ग्रामीण जीवन प्रणाली के विषय में अनेक यूरोपीय व्यापारी और यात्रियों ने विवरण दिया है। 16वीं सदी के अंतिम दौर में भारत आने वाले यूरोपीय यात्री, जो कि रॉल्फ फिंच था दोस्तों, जिसने बनारस के ग्रामीण लोगों के वस्त्रों का विवरण प्रदान किया है। मोरलैंड नामक एक आधुनिक लेखक के अनुसार नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़कर जूतों का प्रचलन नहीं था, जिसका कारण चमड़े की ऊंची कीमतें और निकितन के अनुसार दक्कन के लोग खाली पैर रहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण जीवन प्रणाली के लोगों का मुख्य आहार चावल, मोटे अनाज और दालें, जिन्हें पैलसट कहा जाता था। बंगाल और तटवर्ती प्रदेशों के लोग मछली का सेवन करते थे तथा दक्षिण व प्रायद्वीपीय प्रदेश के लोग मांस का उपयोग करते थे। उत्तर भारत में गेहूं या मोटे अनाजों की बनी चपातियां और दाल तथा हरी सब्जियां लोगों का भोजन था दोस्तों। बारबोसा और डेला वैले सूरत के व्यापारी के उच्च रहन सहन की व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगलकालीन आर्थिक जीवन। मुगल काल में कृषि का विकास एवं विस्तार हुआ। मुगल शासकों विशेषकर अकबर ने कृषि के विकास हेतु अनेक प्रकार के प्रोत्साहन, जैसे बंजर भूमि पर खेती, भू राजस्व में छूट अथवा किसानों को ऋण देना जैसी व्यवस्था का प्रचलन किया। आयने अकबरी से खरीफ की 25 तथा रबी की 16 फसलों की तथा उनसे प्राप्त राजस्व का विवरण प्राप्त होता है। तो है ना, किसमें जो है कृषि से संबंधित जो है मुगल काल का विवरण मिलता है दोस्तों, तो आयने अकबरी से, जिसमें खरीफ की 25 तथा रबी की 16 फसलों का जो है जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं, मुगल कालीन भारत के दौरान अनेक बंदरगाहों और शहरों से भारत तथा बाहरी दुनिया के बीच बड़े पैमाने पर वाणिज्य व्यापार होता था। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों को न केवल खाद्य वस्तुएं जैसे चावल, चीनी आदि का निर्यात करता था, बल्कि इस क्षेत्र के व्यापार में भारतीय कपड़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। भारत में 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू लाया गया। इसके अतिरिक्त आलू तथा मिर्च भी पुर्तगालियों की ही देन थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, कोरोमंडल तट पर उत्पादित कपड़ों
दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक निर्यात किया जाता था। इसके कारण ही डचों का विस्तार मछलीपट्टनम से दक्षिण में कोरोमंडल की ओर हुआ। संस्कृति एवं धार्मिक गतिविधियां देखते हैं दोस्तों मुगल काल की। मुगल प्रशासन के अंतर्गत भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी विकास हुआ। इस काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान का सूत्रपात किया और भावी पीढ़ियों पर एक गहरा प्रभाव पड़ा इसका दोस्तों। सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों को देखते हैं दोस्तों। पहला है स्थापत्य के रूप में देख सकते हैं। मुगलों ने शानदार किलों, राजमहलों, दरवाजों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों आदि का निर्माण कराया। बाबर ने लाहौर तथा आगरा के पास आसपास कुछ बगीचे लगवाए। शेरशाह ने स्थापत्य का नया आयाम दिया। सासाराम बिहार का प्रसिद्ध मकबरा और दिल्ली के पुराने किले में निर्मित उसकी मस्जिद किलाए कुन्हा स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला सुप्रसिद्ध है। फतेहपुर सिकरी के किले का निर्माण 1572 से 80 के बीच अकबर के द्वारा कराया गया दोस्तों। इसके काल के स्थापत्य का अप्रतिम उदाहरण है। फतेहपुर सिकरी में निर्मित पंचमहल पर मंदिर निर्माण शैली का प्रभाव दिखता है। अकबर के शासनकाल में निर्मित बुलंद दरवाजा स्थापत्य का अप्रतिम उदाहरण है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय 1571 के उपलक्ष्य में कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा जो बुलंद दरवाजा का स्थापना कराया गया था वो कब कराया गया था, तो 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। जहांगीर के काल में संगमरमर की इमारतें और दीवारों की अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ, जिसे पियत्रा द्योरा कहा जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों, पियत्रा द्योरा जो है वो किसके द्वारा चालू किया गया था दोस्तों, तो जहांगीर के काल से चालू हुआ था दोस्तों। और पियत्रा द्वारा क्या होता था दोस्तों, तो दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों से सजाने का जो चलन था उसे ही पियत्रा द्योरा कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित ताजमहल स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। अकबर के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरे को, जिसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद भी शामिल है, ताजमहल की विशेषताओं का पूर्व सूचक माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद मस्जिद निर्माण का एक अद्भुत उदाहरण है दोस्तों। मुगल परंपराओं से प्रभावित अनेक प्रांतीय तथा स्थानीय शासकों ने राजभवनों तथा किलों का निर्माण कराया। आगे देखते हैं दोस्तों मुगल काल का चित्रकारी। दोस्तों चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। इन्होंने चित्रकारी में नए विषयों को समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का प्रचलित किया दोस्तों। जैनों के अतिरिक्त कुछ प्रांतीय राज्यों ने भी, जैसे मालवा और गुजरात, 15वीं सदी में चित्रकारी का प्रश्रय प्रदान किया, लेकिन उसका प्रबल पुनरुत्थान अकबर के काल में हुआ। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे दोस्तों, तो दसवंत और बसावन दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन चित्रकारों ने महाभारत के फारसी अनुवाद, अकबरनामा तथा अन्य पुस्तकों को चित्रों से सजाने का कार्य किया है। जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकारी अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे उच्च स्तर पर जो मुगल चित्रकारी थी वो कब पहुंचा था, जहांगीर के समय दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में शिकार, लड़ाई और दरबार के दृश्यों के अतिरिक्त मनुष्य की एकल आकृतियां यानी पोर्ट्रेट तथा पशुओं की चित्रण में विशेष प्रगति हुई। इस प्रकार की चित्रकारी में मंसूर का नाम प्रसिद्ध है। तो दसवंत और बसावन किसके इसमें था दोस्तों, अकबर के समय, जबकि जहांगीर के समय जो मंसूर हैं उनका नाम चित्रकारी में प्रमुख रूप से माना जाता है। चित्रकारी की यह परंपरा शाहजहां के शासनकाल में जारी रही, किंतु औरंगजेब के समय संरक्षण के अभाव में मुगल चित्रकार देश के विभिन्न भागों में बढ़ गए। इससे राजस्थान तथा पहाड़ी चित्र शैलियों का विकास हुआ। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पूर्ववर्ती जैन शैली की परंपरा का मिश्रण मुगल शैली के साथ हुआ है। इससे शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, मिथ किए विषय तथा बारहमासा इत्यादि का चित्रण देखने को मिलता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा एवं साहित्य। अकबर के काल में फारसी कविता और गद्य अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अबुल फजल एक महान विद्वान, शैलीकार और इतिहासकार था। उसका भाई फैजी उस युग का प्रमुख कवि था। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, फैजी अकबर के अनुवाद विभाग फैजी अकबर के अनुवाद विभाग का कार्य देखता था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वो किस नाम से किया गया दोस्तों? तो रज्मनामा के नाम से किया गया। इस काल में उत्बी और नाजीरी दो अन्य प्रमुख फारसी कवि थे। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में किया है। तो रामायण का कौन किया है? बदायूनी किया है दोस्तों, जबकि भागवत पुराण का जो है फारसी में अनुवाद कौन किया है? टोडरमल के द्वारा किया गया है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद अनवारे सुहेली के नाम से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पूछा जाता है पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? तो अनवारे सुहेली कौन किया? अबुल फजल के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अकबर के समय में हिंदू कवियों को मुगल दरबार में स्थान दिया गया। अब्दुल रहीम खाना ने भक्ति काव्यों की रचना की। उसने फारसी तथा हिंदी साहित्यिक परंपराओं का भी प्रभावित किया। आगे देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। दक्षिण भारत में मलयालम ने स्वतंत्र भाषा का रूप लिया। एकनाथ तथा तुकाराम ने मराठी भाषाओं में रचनाएं की। सिख गुरुओं ने पंजाबी भाषा का एक नया जीवन प्रदान किया। तो अकबर के समय ही दोस्तों तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई। दोस्तों आगे देखते हैं, संगीत। मुगल कालीन भारत में संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे का सहयोग किया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। जहांगीर तथा शाहजहां द्वारा और कई मुगल सरदारों ने भी अकबर के उदाहरण का अनुकरण किया है। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि गुण समुंदर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो लाल खां को। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। जगन्नाथ रामदास, सुखसेन आदि शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक थे। जगन्नाथ रामदास, सुखसेन आदि जो है शाहजहां के दरबार में प्रमुख गायक थे। दोस्तों जहांगीर ने भी संगीत को प्राश्रय दिया। उसने गजले गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। परवेज दाद, हमजान, छत्र खान आदि जहांगीर के दरबार के संगीतक थे। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसी काल में फखरुल्लाह ने मान सिंह तोमर की रचना मान कुतुहुल का अनुवाद राग दर्पण नाम से कर बादशाह औरंगजेब को समर्पित किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में संगीत का अत्यधिक विकास हुआ। वह स्वयं प्रसिद्ध गायक था और उसने अख्तर पिया उपनाम से ख्याल की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि ख्याल की रचना किसके द्वारा की गई? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा की गई दोस्तों, और वो खुद जो है संगीत तज्ञ था। मोहम्मद शाह के दरबारी गायकों में नेमत खां सदारंग तथा उसके भतीजे फिरोज खां अदारंग ने ख्याल गायकी को चरम पर पहुंचाया था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों। और इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर ले लें। थैंक यू दोस्तों।